दोस्तों, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल पर। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर हायर एजुकेशन की प्राचीन शिक्षा प्रणाली यूनिट की सीरीज अपन स्टार्ट किए थे। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं और आगे की कमीशन इन कमिटीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, नेट जेआरएफ और सेट के पेपर 1 के लिए आपकी जून 2024 के बैच स्टार्ट है, जिसमें आपको दोस्तों क्लासेस मिलेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएगी। साथ ही में इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, इसमें विद सॉल्यूशन आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में इसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और पीवाईक्यूज भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 1500 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बेस भी लेना है, उसके लिए भी आपको क्लासेस अवेलेबल हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए रिसर्चर बेच क्लासेस अवेलेबल है। इसमें क्लासेस मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि होम डिलीवरी भी आपकी अवेलेबल है। इसमें आपको 18 बुकलेट दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ज्वाइन कीजिए बैच जून 2024 के लिए। इसकी फीस है मात्र 6000 रुपये। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन के प्राचीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख कमीशन एंड कमिटीज, जहां से क्वेश्चन दोस्तों फिक्स है कि क्वेश्चन आते हैं हर बार। इसमें हमने दोस्तों चार्टर एक्ट, कल की क्लास में आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, कल की क्लास में हमने चार्टर एक्ट देख लिया था। इसके बाद में एल्फिस्टन रिपोर्ट देखी थी। इसके बाद में लॉर्ड मैकोले की मिनट देखी थी। इसके बाद में अपन ने वुड डिस्पेस देखा था। इसके बाद दोस्तों, वुड डिस्पेस के बाद में हंटर कमीशन देखा था। उसके बाद में विश्वविद्यालय आयोग देखे थे दोस्तों। इसके साथ ही इंडियन यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम देखा था। उसके साथ में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद में दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे सेटलर आयोग या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। उससे पहले दोस्तों ब्रीफ में एक जल्दी से पिछले वाले आयोग को रिवाइज कर लेते हैं, जिन्हें आप शॉर्ट नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो चार्टर एक्ट तो कब आया था? सबसे पहले तो ये 1813 में आया था। उसके बाद में इसमें क्या बात कही गई थी? इसमें विश्वविद्यालय था उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात चार्टर एक्ट में कही गई थी। उसके बाद में दोस्तों एल्फिस्टन रिपोर्ट आती है। दोस्तों, जैसे जैसे अपन इसको सीक्वेंस में याद करते चलते हैं, वैसे ही अपना रूटीन बना रहता है, क्योंकि सीक्वेंस से याद करने से कभी कभार इनके सन से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इन आयोग को आराम से सेट कर सकते हैं। तो एल्फिस्टन रिपोर्ट दोस्तों 1823 में आती है। उसके इसमें बोला जाता है कि शिक्षक प्रशिक्षण की बात की गई। थर्ड, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए एल्फिस्टन रिपोर्ट को लाया गया था। साथ ही में दोस्तों एल्फिस्टन रिपोर्ट के आधार पर ही या इसके सुझाव पर ही एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना भी 1834 में की जाती है। और चार्टर एक्ट के सुझाव पर ही दोस्तों, चार्टर एक्ट के सुझाव पर ही राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसके बाद में 1825 में दोस्तों हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंट कॉलेज एक ही नाम है दोस्तों। उसके बाद में 1825 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही वेदांता कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। तो चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत ही दोस्तों राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 2 विश्वविद्यालयों की या फिर 2 कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें 1817 में सबसे पहले तो हिंदू या प्रेसिडेंट कॉलेज की स्थापना, उसके बाद में 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने देखी थी मैकोले की मिनट। तो लॉर्ड मैकोले की मिनट या फिर लॉर्ड मैकोले का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका इनका पूरा नाम था लॉर्ड बेबिंगटन, लॉर्ड बेबिंगटन मैकोले। तो लॉर्ड मैकोले का पूरा नाम था दोस्तों लॉर्ड बेबिंगटन मैकोले, जिनकी रिपोर्ट 1835 में आती है। 1813, 1823, उसके बाद में 1835 की मैकोले की मिनट आती है। उसमें दोस्तों मैकोले ने एक प्रसिद्ध कथन बोला था कि मैं भारतीयों को उनके खून और रंग से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन उनका टेस्ट और उनका स्वभाव ब्रिटिश कर दिया जाएगा। अर्थात उन्होंने ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पर उन्होंने फोकस किया था।
जिसमें इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की बात पर बल दिया था। उसके बाद में दोस्तों वुड डिस्पेच की रिपोर्ट आती है। वुड डिस्पेच में क्या बोला जाता है? सबसे पहले तो ये 1854 में आती है। अब वुड डिस्पेच को दोस्तों सबसे पहले तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अर्थात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन से आयोग या कमेटी को बोला जाता है? तो वुड डिस्पेच को ही इसमें बोला जाता है। वुड डिस्पेच दोस्तों चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्हीं के आधार पर इसका नाम रखा गया था। उनके अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए कि वुड डिस्पेच था 1854 में, गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे वुड डिस्पेच आयोग के समय या फिर 1854 के समय। इसमें दोस्तों मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और साथ में महिला शिक्षा की बात भी कही गई थी। इसके कारण इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों इसमें 1857 में 3 कॉलेज की स्थापना, या फिर वुड डिस्पेच के सुझाव पर ही 1857 में 3 कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता कॉलेज, फिर मद्रास कॉलेज, उसके बाद में बॉम्बे कॉलेज को शामिल किया गया था। इसमें दोस्तों वुड डिस्पेच में ही क्या बोला जाता है? इसी में ग्रांट इन एड की बात की जाती है। ग्रांट इन एड यानी दोस्तों अनुदान प्रणाली, ग्रांट इन एड या फिर इसी को अनुदान प्रणाली भी बोला जाता है। तो दोस्तों पूछा जाए कि अनुदान प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 के वुड डिस्पेच के टाइम पर ही, या वुड डिस्पेच के तहत ही ग्रांट इन एड या फिर अनुदान प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों हंटर आयोग देखा था। तो हंटर आयोग कब आते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो हंटर आयोग 1882 से 1883 था। 1882 से 1883 तक हंटर आयोग आता है। इसमें दोस्तों हंटर आयोग के सुझाव पर 2 प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिनमें सबसे पहले तो पंजाब विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1882 में होती है। उसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था? हंटर आयोग आ गया। हंटर आयोग के बाद में दोस्तों अपन ने विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा, जो कि 1902 में आता है। उसके बाद में दोस्तों इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ा, जो कि 1904 में आता है। तो दोस्तों 1904 में जिस बात के पर बल दिया जाता है वो है कि इसमें उच्च शिक्षा के लिए, अर्थात हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। 5 लाख रुपए व्यय करने की बात इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में की जाती है। इससे पहले दोस्तों 1813 में चार्टर एक्ट के आधार पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात उच्च शिक्षा के लिए चार्टर एक्ट में की जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा 5 लाख रुपए खर्च करने की बात की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, जो कि 1905 में आती है। इसमें दोस्तों एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम था जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना तो कर दी जाती है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन से 2 कॉलेज को मिलाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले तो बंगाल तकनीकी संस्थान, बंगाल तकनीकी संस्थान प्लस बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल तकनीकी संस्थान प्लस बंगाल नेशनल कॉलेज को मिलाकर जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। उसके बाद में दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन
सैडलर आयोग। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सैडलर आयोग से। तो सैडलर आयोग में दोस्तों सबसे पहले तो सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 टू 1919 में सैडलर आयोग या इसी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले इसमें माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के क्षेत्र से हटाकर इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना का सुझाव दिया गया था। अर्थात माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के क्षेत्र से हटाकर इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना का सुझाव दिया गया। और इसी के अंतर्गत दोस्तों 1920 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात केबे की स्थापना भी सैडलर कमीशन या फिर सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के आधार पर ही किया गया था। उसके बाद में दोस्तों सैडलर आयोग के तहत स्थापित 1920 में केबे को समाप्त कर दिया गया था। 1923 में केबे की समाप्ति के बाद केबे को बंद करने के बाद 1935 में इसे हार्टोंग समिति के सुझाव पर पुनः स्थापित किया गया। तो दोस्तों केबे की अगर पूरी स्टोरी देखी तो केबे के बारे में देखें दोस्तों, केबे यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी स्थापना सैडलर आयोग के आधार पर सबसे पहले 1920 में की जाती है। उसके बाद में दोस्तों 1923 में इसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में इसको 1935 में हार्टोंग समिति के सुझाव पर पुनः स्टार्ट किया जाता है। वैसे तो दोस्तों हार्टोंग समिति 1929 में आती है। तो 29 में आने के बाद इसने सुझाव दिया कि केबे को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर 1935 में इसको पुनः स्थापित किया गया। उसके बाद में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 एजुकेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द control of the central government removed from the union list and included under the provincial subject state list। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये बताया गया कि शिक्षा पहले हमारे किसका भाग हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो हमारे संघ सूची या केंद्र सूची का भाग शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन 1919 के तहत इसमें सुधार किया गया और शिक्षा को प्रांतीय सूची में शामिल किया गया था, जो कि वर्तमान में दोस्तों शिक्षा संवर्ती सूची का भाग है। उसके भी हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि शिक्षा कब संवर्ती सूची में शामिल हुई थी। तो सबसे पहले तो दोस्तों शिक्षा 1919 से पहले शिक्षा केंद्र सूची या संघ सूची का भाग हुआ करती थी। उसके बाद में 1919 के बाद में शिक्षा को केंद्र सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल कर लिया गया और उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 था 1976 में शिक्षा को प्रांतीय सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों वर्तमान में शिक्षा संवर्ती सूची का भाग मानी जाती है, जो कि कब से है 1976 से 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि शुरुआत इसकी सैडलर आयोग से ही मानी जाती है, क्योंकि सैडलर आयोग में ही सबसे पहले शिक्षा को संघ सूची से हटाकर राज्य सूची में शामिल किया गया था। तो नीचे नोट देख सकते हैं दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को प्रांतीय सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया, जो कि सैडलर आयोग के आधार पर पहले शिक्षा को केंद्र सूची से प्रांतीय सूची में लाया गया। उसके बाद में प्रांतीय सूची से इसको पुनः संवर्ती सूची में लाया गया था। उसके बाद में दोस्तों आती है अपनी हार्टोंग समिति। हार्टोंग समिति 1929 में आती है दोस्तों, जिसके सुझाव पर ही केबे को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। सबसे पहले तो हार्टोंग समिति में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों इसी के अंतर्गत 8वीं कक्षा के बाद औसत अर्थात जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और बढ़ावा देने की बात या बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों 8वीं या 8th क्लास के बच्चे जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा देने की बात या इसकी सिफारिश कौन से आयोग ने की थी या कौन सी समिति ने की थी?
तो इस समिति ने था हार्टोंग समिति ने इसका सुझाव दिया था। उसके बाद में आती है दोस्तों अपनी सप्रू समिति, जो कि 1934 में आती है। इसके अंतर्गत बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए बताया गया था, अर्थात बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इसके कारणों की जांच करने के लिए कौन सी समिति बैठाई गई थी, तो इसके लिए दोस्तों सप्रू समिति 1934 बनाई गई थी। उसके बाद आती है दोस्तों अपनी वुड एंड एबोट रिपोर्ट, जो कि 1936 में आती है। इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बताया गया और उच्च शिक्षा के स्तर पर इसमें बल दिया गया। वुड एंड एबोट रिपोर्ट दोस्तों कब आती है, तो वुड एंड एबोट रिपोर्ट सबसे पहले तो 1936 में आती है। अंडर दिस द मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड टू बी इंग्लिश एट द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन। तो दोस्तों इसमें उच्च शिक्षा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की बात की गई थी, अर्थात उच्च शिक्षा या उच्च हायर एजुकेशन में तो अपन अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करें, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिए तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों वर्धा शिक्षा आयोग आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों आप। वर्धा शिक्षा आयोग सबसे पहले तो 1937 में आया था। महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित वर्धा शिक्षा आयोग है। वर्धा कहाँ पर है, वर्तमान में दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसमें बोला गया कि इसको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम या फिर मूल शिक्षा भी कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन। इसी को दिस इज आल्सो कॉल्ड बेसिक एजुकेशन, न्यू नॉलेज एंड बेसिक एजुकेशन इसको बोला जाता है, जो कि महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित थी। वर्धा शिक्षा आयोग दोस्तों इसके अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ही इस समिति को स्थापित किया गया था और यह महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। इसके अंतर्गत दोस्तों लर्निंग थ्रू एक्टिविटी पर बल दिया गया था। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी पर अर्थात गतिविधि के माध्यम से सीखने की बात पर इसमें बल दिया गया था। साथ में इसी के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक 7 वर्ष तक करने की बात कही गई थी। तो सबसे पहले तो दोस्तों निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात वर्धा शिक्षा आयोग के अंतर्गत की गई थी, जो कि महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित था। इसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को माना गया था, अर्थात शिक्षा केवल मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, इसके बात पर इसमें बल दिया गया था। फिर लास्ट रिपोर्ट आती है दोस्तों अपनी स्वतंत्रता से पूर्व के कमीशन एंड कमिटीज में लास्ट रिपोर्ट सार्जेंट रिपोर्ट को माना जाता है, जो कि 1944 में आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना विकास भी इसको कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि कब होती है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पहली रिपोर्ट आती है उसको सार्जेंट रिपोर्ट बोला जाता है। इसके कारण इसको शैक्षिक योजना विकास भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 1935 के अधिनियम में शिक्षा के क्षेत्र में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और उच्च शिक्षा का विस्तार अधिक हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता देने के बाद में इसमें उच्च शिक्षा का सुधार अधिक हुआ। उसके बाद में दोस्तों आप अगर बता सके, कल की क्लास में अपने रिवाइज किया था कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इस बात का सुझाव कौन से ने या कौन से आयोग ने दिया था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो सार्जेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ही तथा इसकी सिफारिश पर ही 1945 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कमेटी की स्थापना भी की जाती है। अर्थात यूजीसी कमेटी कब आती है, तो सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर ही 1945 में यूजीसी की कमेटी आती है। तो दोस्तों कमेटी अलग है, इसका अधिनियम अलग आता है, इसकी स्थापना अलग होती है, तो तीनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 1945 में सबसे पहले तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी कमेटी बनती है सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद में दोस्तों 1953 में यूजीसी की स्थापना की जाती है, जो कि किसके द्वारा की जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें, स्वतंत्रता के बाद की कमीशन एंड कमिटीज में आएंगे राधाकृष्ण आयोग के आधार पर। उसके बाद में दोस्तों 1956 में अधिनियम आता है था, यूजीसी एक्ट आता है। तो दोस्तों ये 3 सन याद रखनी है आपको। तो 3 ईयर में सबसे पहले 1945 में यूजीसी की कमेटी बनेगी, फिर 1953 में इसकी स्थापना इसको स्टेबलाइज किया जाएगा और उसके बाद में 1956 में इसका एक्ट लाया जाएगा।
तो सबसे पहले कमेटी तो दोस्तों सार्जेंट रिपोर्ट की सुझाव पर ही बनाई गई थी। उसके बाद में दोस्तों बालिका शिक्षा के लिए होम साइंस तथा गृह विज्ञान विषय को भी सार्जेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। जो कि अभी होम साइंस तथा गृह विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है उसको सार्जेंट रिपोर्ट के अंतर्गत ही इसको शिक्षा में शामिल किया गया था। तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा प्रणाली आज कंप्लीट होती है, जिसमें अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज की बात की। जल्दी से इनको एक रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो स्वतंत्रता से पूर्व के कमीशन एंड कमिटीज में सबसे पहले दोस्तों अपन ने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। उसके बाद में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है जो कि 1823 में आती है। उसके बाद में दोस्तों लॉर्ड मैकॉले की मिनट आती है जो कि 1835 में आती है। उसके बाद में दोस्तों वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं इसमें। तो वुड डिस्पैच भी 1854 में आता है। उसके बाद में दोस्तों हंटर कमीशन के बारे में पढ़ा जो कि 1882 से 1883 में आता है। उसके बाद में दोस्तों विश्वविद्यालय आयोग आता है जो कि 1902 में आता है। उसके बाद में दोस्तों इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, अर्थात भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है जो कि 1904 में आता है। उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आती है जो कि 1905 में आती है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने सैडलर आयोग के बारे में पढ़ा। सैडलर आयोग या फिर इसी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है जो कि 1917 से 1919 में आता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आती है अपनी हार्टोंग समिति, जिसके सुझाव पर केबी की स्थापना की जाती है। तो सैडलर आयोग में दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट है केबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी स्थापना सबसे पहले तो 1920 में की जाती है। किसके आधार पर? सैडलर आयोग के सुझाव पर। उसके बाद में 1920 में शुरुआत की जाती है। उसके बाद में इसको 1923 में बंद कर दिया जाता है और 1934 में हार्टोंग समिति जो कि 1929 में आती है उसके सुझाव पर क्यों पुनः स्थापित किया जाता है। तो केबे को याद रखना दोस्तों, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पर आई थी। उसके बाद में दोस्तों हार्टोंग समिति आती है जो कि 1929 में आती है। उसके बाद में दोस्तों सप्रू समिति आती है जो कि 1936-37 में आती है। उसके बाद में दोस्तों वुड एंड एबोट रिपोर्ट आती है। वुड एंड एबोट रिपोर्ट आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने अपनी कमीशन एंड कमिटीज पढ़ी थी। उसके बाद में दोस्तों अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी आती है? नेक्स्ट रिपोर्ट आती है दोस्तों अपनी लास्ट रिपोर्ट है ये अपने स्वतंत्रता से पूर्व की सार्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आती है। इसको व्हाइट पेपर ऑफ द एजुकेशन भी बोला जाता है, अर्थात व्हाइट पेपर। तो इसको व्हाइट पेपर क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पहली रिपोर्ट आने के कारण शिक्षा को शुरुआत से इसको पुनः शुरुआत करने के लिए इसकी रिपोर्ट पहली आती है। इसके कारण इसमें कुछ भी मेंशन ना होने के कारण इसको व्हाइट पेपर ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। तो दोस्तों सार्जेंट रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? बीच में दोस्तों वर्धा शिक्षा आयोग छूट गया था। तो वर्धा शिक्षा आयोग दोस्तों कब आता है? 1900 वर्धा शिक्षा आयोग आता है अपना 1936-37 में। दोस्तों इस प्रकार से अपने कमीशन एंड कमिटीज कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे कमीशन एंड कमिटीज किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों
36 37 भी बोलते हैं, लेकिन इसको ऑफिशियली 1937 बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज अपनी कमीशन एंड कमिटीज की एक सीरीज कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट सीरीज में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अगर आपकी पेड क्लासेस चाहिए तो आप पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ या पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। इस सीरीज में आप आगे जो भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है वो आप टॉपिक बता सकते हैं। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको इनके पीवाईक्यूज भी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके पीवाईक्यूज आपको चाहिए, या फिर अलग से पीवाईक्यूज की, या फिर अलग से एमसीक्यूज की आपको सीरीज लानी है, या फिर थ्योरी के साथ में आपको एमसीक्यूज चाहिए। इसके बारे में आप अपनी जानकारी हम दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।